Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. यानी आप बहुत तरह के मटेरियल से आप उनको जानते हो, आप उनसे फेमिलियर हो, जैसे कि आयरन जानते हो, आप एल्यूमिनियम जानते हो, कॉपर जानते हो। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो अब इनमें से कुछ मटेरियल्स के नाम यहाँ पे दिए हैं। सो अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की अपीयरेंस कैसी है और हार्डनेस कैसी है। तो आयरन क्या होता है, शाइनी होता है या फिर डल, तो वो शाइनी होता है। हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट, तो ये हार्ड होता है। फिर आता है कोल, तो कोल क्या होता है, तो कोल का लुक हम सब जानते हैं डल होता है और ये नॉट वेरी हार्ड, यानी ये हार्ड नहीं होता है। सल्फ़र, तो सल्फ़र भी हमारा उसका अपीयरेंस भी डल होता है और ये भी नॉट वेरी हार्ड होता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो शाइनी होता है और साथ ही साथ हार्ड भी होता है। फिर आता है कॉपर, तो कॉपर तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है और साथ ही साथ ये काफ़ी हार्ड भी होता है। तो हमने कर लिया अभी टेबल 4.1। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, तो अब हमें नाम बताना है कि इनमें से कौन से मेटल्स है। तो हम जानते हैं आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है और कॉपर मेटल है। The rest of the materials in table 4.1 are non-metals, और इनमें से जो भी metals नहीं है वो सब क्या है, non-metals। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। यानी metals और non-metals को अगर हमें distinguish करना है तो हम उनकी physical और chemical properties से कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा recall करते हैं कि क्या होता है luster, hardness और physical properties। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, शेप, साइज़, लुक, यानी जो भी फिज़िकल होता है वो सब इसमें आ जाता है, शेप, साइज़, लुक वगैरह वगैरह। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ सॉवेल एंड एक्स। यानी क्या आपने कभी देखा है एक ब्लैक स्मिथ, यानी जो लोहार होता है जिसे हम हिंदी में लोहार कहते हैं, आपने क्या कभी उसे देखा है आयरन को पीटते हुए और फिर उससे एक्स, सॉवेल और स्पेड बनाते हुए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, तो आपने देखा कि जो आयरन का शेप पहले कुछ और था पर जब बीट किया गया तो उसका शेप बदल गया। वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल, पर क्या ऐसा ही चेंज हमें तब भी मिलेगा जब हम कोल को बीट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि कोल को जब भी हम बीट करते हैं तो एक पाउडर लाइक सब्सटेंस आ जाता है। आगे देखते हैं। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, यानी ऊपर एक एक्टिविटी दी है तो उसमें हमने जब किया तो हमने देखा कि एक एल्यूमिनियम वायर और एक आयरन नेल जो थी जब हमने उन्हें बीट किया तो उनका शेप चेंज हो गया। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स, और अगर हम इनको और बीट करते तो क्या होते, ये शीट्स में बदल जाते। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा होगा कभी मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए एक सिल्वर फॉइल यूज़ होता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द अलूमिनियम फॉइल, यानी आप अलूमिनियम फॉइल भी जानते होंगे, आप रोज़ रोज़ लंच ले जाते हो तो उसमें फूड रैप करके ले जाते हो। So, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability, यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनसे हम उन्हें थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर हमारे पास है मेटल और अगर हम उसे बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब उसके पास malleability की प्रॉपर्टी है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property। आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि कोल को हम बीट कर करके नहीं बना सकते शीट, वो तो पाउडर लाइक सब्सटेंस में बदल जाता है, यानी सिर्फ मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। सो कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विथआउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक गर्म मेटल के पैन को टच करो जिसमें कोई भी प्लास्टिक या वुडन का हैंडल नहीं है और आपको हर्ट ना हो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो गर्म चीज़ को टच करेगा तो हमें जलन होगी। अब वो गर्म क्यों है, इसलिए क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू
फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। यानी आप कुछ और एक्सपीरियंस करो जिसमें आपने गर्म चीज़ तो पकड़ी है पर उसकी वुडन या प्लास्टिक हैंडल की वजह से आप हर्ट नहीं होते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। यानी ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद हम क्या कह सकते हैं वुड और प्लास्टिक के बारे में, यानी क्या रिलेशन है वुड और प्लास्टिक का हीट से। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड और जो प्लास्टिक होते हैं वो हीट को मतलब पास नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मेटालिक पैन में हमने एग्जांपल में देखा उसके जो मिन पकड़ने वाले होते हैं वो या तो वुड के होते हैं या फिर प्लास्टिक के, कि अगर हम उसे पकड़े तो हमारा हाथ ना जले। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने एक इलेक्ट्रीशियन को भी देखा होगा जब वो स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता है तो उसका हैंडल कैसा होता है। तो हमने देखा है कि उसका हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक भी एक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, यानी उसे पास नहीं करता है। आगे देखते हैं, हम अगर ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं तो अगर हम वो करेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि आयरन रॉड, नेल और कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं, जबकि जो सल्फ़र का पीस है, कोल का पीस है, ये सब पुअर कंडक्टर्स है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जबकि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और कंडक्टर को पास नहीं करते। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो अब आप बताइए कि आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स को कहाँ देखा है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। यानी आपने तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को तो देखा ही है, पर क्या आपने कभी कोल का वायर देखा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोल को हम वायर बना ही नहीं सकते। तो एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मेटल को बीट करें तो उससे हम वो सीड्स तो बना ही सकते हैं पर साथ ही साथ वायर्स भी बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनसे हम उन्हें वायर्स में बदल सकते हैं वो कहलाती है डक्टिलिटी। और जबकि कोल क्या है हमारा नॉन मेटल, तो उसको हम बदल सकते हैं नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। यानी एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप कीजिए, एक आयरन शीट को ड्रॉप कीजिए, एक मेटल कॉइन को, एक कोल के पीस को, तो आप एक डिफरेंस देखोगे कि सबसे जो आवाज़ आ रही है वो अलग अलग है, यानी सबकी जो नोट्स हैं वो अलग अलग हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। यानी आपने कभी भी क्या लकड़ी के बेल्स देखे हैं टेम्पल्स में। क्या आप रीज़न दे सकते हैं उस बात का। The things made of metals produce a ringing sounds when struck hard। तो जब भी हमने मंदिरों में ऐसा नहीं देखा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ पे मंदिर में जो बेल्स होते हैं वो आयरन के होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी मेटल्स होते हैं उनके होते हैं। तो थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। यानी कोई भी चीज़ जो मेटल्स की बनी है उसको जब भी हम ज़ोर से पटकते हैं तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ फुल मेटल। यानी आप सपोज करो कि आपके पास दो बॉक्स हैं, एकदम सेम दिखते हैं, सेम साइज है, सेम शेप है, बस डिफरेंस ये है कि एक वुड का है और एक मेटल का। तो हमें बताना है कि किस बॉक्स को हम जब स्ट्राइक करते हैं तो एकदम मेटल जैसी आवाज़ आती है। तो हम देखेंगे कि जब हम वुड को स्ट्राइक करते हैं तो कुछ खास आवाज़ नहीं होती, पर जैसे ही हम मेटल वाले को करेंगे तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो कि रिंगिंग साउंड होगी, जिससे हम मेटल्स को पहचान जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। यानी मेटल्स को जब भी हम जोर से पटकते हैं तो वो मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सोनोरस। द मटेरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। यानी जो भी मटेरियल्स मेटल्स नहीं है, यानी जो नॉन मेटल्स है वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे क्या ये बात तो कंक्लूड हो गई कि मटेरियल्स हार्ड होते हैं, यानी जो कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, मेलिएबल यानी हम उन्हें शीट्स में बदल सकते हैं, डक्टाइल यानी कि वायर्स में बदल सकते हैं, और सोनोरस का मतलब जब हमने ज़ोर से पटके तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, और साथ ही साथ वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। यानी वो मटेरियल जो ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं मेटल्स। मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए आयरन, कॉपर,
lead, aluminium, calcium, magnesium. इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल, यानी जैसे कि अगर हम इनके कंपैरिजन में देखें कोल और सल्फर को, तो वो सॉफ्ट होते हैं, उनका अपीयरेंस भी डल होता है. दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर, यानी अगर हम उन्हें हैमर से बीट करेंगे तो वो एक पाउडर की तरह की मास में बदल जाएंगे. दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो सोनरस नहीं होते, यानी रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, और साथ ही साथ वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, और इन्हीं मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, कोल, ये सब. सो अब कुछ मेटल्स हैं जो कि काफ़ी स्पेशल है, उनकी कुछ अलग खासियत है, वो देखते हैं. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with knife, यानी सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये मेटल्स हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इन्हें हम नाइफ यानी चाकू की मदद से काट सकते हैं. मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और मरकरी जो है वो एक लौता मेटल है जो कि जिसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ये एक्सेप्शंस के बाद भी वो लोग मेटल्स हैं. सोडियम और पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट है, उन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं, कह सकते हैं तो ये एकदम सोप की तरह होते हैं, जैसे हमारा सोप होता है ठीक उसी तरह. और मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है. अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो सबसे पहले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी O2, यानी जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ इनका क्या रिएक्शन है. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हमने उस चीज़ को तो जानते हैं कि कैसे आयरन रस्ट होता है. यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यानी क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया था. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हमने ये भी देखा कि दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड बनता ही बनता है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, यानी ये हमें कुछ रिएक्शंस दिए हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है. तो सबसे पहला जो दिया गया है ये है रस्ट का, यानी जो आयरन हमारा रस्ट होता है उसका, और ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन बर्नड इनटू एयर. तो सबसे पहला आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, रस्ट हो जाता है. फिर अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो वो सब के इक्वेशंस दिए हुए हैं. डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, तो क्या कॉपर भी रस्ट होता है. आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स, यानी मैंने देखा है, यानी पहली एक लड़की है वो बोल रही है कि मैंने तो देखा है कि कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उन पे कुछ ग्रीन कलर का हो जाता है. So, when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating, यानी जब भी किसी कॉपर के वेसल को हम बहुत देर तक मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो इस पर एक डल सी ग्रीन कोटिंग आ जाती है. द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. अब ये जो ग्रीन मटेरियल है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिक्सचर है. अब उसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 इंटू COOH2 प्लस COCO3. आगे देखते हैं. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यानी जो हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था उसकी एक्टिविटी को हमें रिकॉल करना है. द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, यानी जब हमने मैग्नीशियम रिबन को हवा की प्रेजेंस में O2 की प्रेजेंस में जलाया तो उसके बाद जो हमें ऐश मिला उसे हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है और चेक करना है कि उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेस है. इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, फिर हमें बताना है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, हमने ये अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा रेड लिटमस है वो ब्लू में बदल जाएगा, यानी जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का उसका नेचर बेसिक है. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उन सब का नेचर बेसिक होता है, यानी कि वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. नाउ लेट अस ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ. ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है.
टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डील एफिटिंग स्पून एंड हीट इट। यानी हमें थोड़ा सा सल्फर लेना है एक स्पून में और उसे गर्म करना है। इफ़ द स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक एट मेटालिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर 4.4। यानी यहाँ पे जो फिगर दिया है ठीक हमें वैसा ही करना है, यानी स्पून लेना है और उसके आसपास एक मेटालिक वायर रख देनी है। As soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar। यानी जैसे ही सल्फर जलने लगेगा हमें उस स्पून को एक गैस जार में रख देना है। कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट इस्केप। यानी हमें उस मतलब जो टम्बलर है उसको ढक भी देना है, इसीलिए ताकि जो गैस बन रही है वो एस्केप यानी बाहर ना निकल जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद हमें स्पून को हटा देना है। ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। और फिर हमें टम्बलर में थोड़ा सा पानी डालना है और जल्दी से ही उसे लिड से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद हमें अच्छे से टम्बलर को मिक्स करना है और फिर हमें सोल्यूशन से चेक करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। The name of product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। यानी जो हमने अभी किया उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। और वही जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे सल्फरस एसिड बन जाता है। और उसका रिएक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 था, फिर हमने उसको वाटर में डाला तो फिर हमें मिला सल्फरस एसिड यानी H2SO3। दी सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी जो ये सल्फरस एसिड है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल जा रहा है, यानी इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। तो इसीलिए जो भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो आमतौर पे एसिडिक होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। यानी आपको कुछ एसिड और बेस के नाम याद करने हैं जो आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे। तो हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। और फिर हमें उसमें से मेटल और नॉन मेटल को पहचानना है जो जिसने उसके साथ मिलके ऑक्साइड बनाया है। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर यानी कि H2O के साथ। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। यानी अब हम देखेंगे कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। तो अभी एक सोडियम है जो कि एक मेटल है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है, इसीलिए हम हमेशा इसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रोसली विथ वाटर। यानी सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वाइग्रोसली रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। जबकि कुछ और मेटल्स हैं जो वो ये काम नहीं करते, जैसे कि आयरन है वो वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थॉ दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर अगर हम उनको एयर में छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। और वैसे ही नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस दिया है, तो फॉस्फोरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसको अगर हमने हवा में छोड़ दिया तो इसमें आग लग जाती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। और इसको ऑक्सीजन से बचा के रखने के लिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। What could the pop sound in some cases be due to burning a matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You may have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound। यानी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करनी है कि हाइड्रोजन गैस जो है जब भी वो जलता है तो वो पॉप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं जिससे पॉप साउंड आती है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कॉपर को हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तब ये नहीं रिएक्ट करता, पर जब हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कर जाता है। यानी जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉप साउंड है ये क्या इंडिकेट करता है। तो पॉप साउंड ये इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस भी है वहाँ पे। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब सारे जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है बेस के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सिंपल नहीं, वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का जनरली मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब एक को हटा के हम उसकी जगह ले लें। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यानी जब आप कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन करते हो तो उसको याद करो। तो आप जब इसके साथ रिएक्शन करते हो तो आप देखते हो कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हमें मिल जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखते हैं। तब हम कुछ और रिएक्शंस ऐसे ही देखते हैं। एक्टिविटी 4.8, टेक 500 मिलीलीटर बीकर्स एंड लेबल देम A, B, C, D और E। यानी हमें 5 बीकर्स लेने हैं सब 100 मिलीलीटर के और उनको नेम कर देना है A, B, C, D और E। टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और हर एक बीकर में हमें 50 मिलीलीटर पानी लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6। यानी फिगर 4.6 में जो भी हमें नाम्स दिए गए थे वो सब हमें इसमें डालने हैं। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और फिर कुछ देर के लिए हमें जो बीकर्स हैं वो अनडिस्टर्ब करके यानी बिना उन्हें छुए छाए रख देना है और सारी ऑब्जर्वेशंस को हमें नोट करना है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बीकर जो था उसमें हमने कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैनुअल्स डाले थे। जो दूसरा बीकर था उसमें कॉपर सल्फेट और आयरन नेल डाला था। तीसरे बीकर में हमने जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स डाली थी, और बीकर डी में हमने डाला था आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, और बीकर ई में डाला था हमने जिंक सल्फेट और आयरन नेल। तो देखते हैं क्या हुआ। तो हम जब ये सब करेंगे तो हम देखेंगे कि सब एक दूसरे को रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैनुअल है तो ये जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर अकेला रह जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। यानी इन सारे बीकर्स में आपने क्या चेंज देखे। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। हम ये चीज़ देखेंगे कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है जबकि वो उसी का सोल्यूशन है। जैसे कॉपर सल्फेट था तो उसको रिप्लेस कर दिया जिंक ने। सोल्यूशन तो कॉपर का था बट उसको रिप्लेस कर दिया जिंक ने। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। यानी अभी मैंने बताया कि बीकर ए में जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। और यही रीज़न है कि जो कॉपर सल्फेट का कलर पहले ब्लू था वो चला गया और जो रेड कलर के कुछ मासेस जो कि कॉपर के थे वो जार के एंड में बॉटम में जाके बैठ गए। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यानी इस रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। पहले कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 था, फिर उसमें जिंक आ गया Zn, फिर जिंक कॉपर सल्फेट का कलर पहले तो ब्लू था पर बाद में जब इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखा तो हमने देखा कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस था, और कॉपर जो था वो रेड कलर के पाउडरी मास में बदल गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। यानी बीकर में जो बी में जो हुआ वो भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। दिस कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर सी एंड बाई आयरन इन बीकर ए। यानी जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि बीकर सी में जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया था और बीकर ई में आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया था। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। तो इसी तरह से बीकर डी में भी तो चेंज आना चाहिए कि कॉपर भी आयरन को रिप्लेस करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जब भी रिप्लेस होता है तो जो भी हाईली रिएक्टिव यानी जिसके पास ज़्यादा रिएक्ट करने की शक्ति होती है वही डिस्प्लेस कर पाता है। ठीक है। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। तो बीकर सी में हमारा था जिंक
और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें तो जिंक ने इसे रिप्लेस कर दिया, पर बीकर सी में जब हमारा ZnSO4 था और कॉपर ऐसे था, तब कॉपर ने उसे क्यों रिप्लेस नहीं किया? रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट एन एडिबिटरी, यानी साइंस ऐसी ही चीज़ नहीं है। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी ये कुछ डेफिनेट रूल्स है इसके और उनके भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। एंड द रूल हेयर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, यानी हर चीज़ के रूल होते हैं। तो यहाँ पे जो रूल ये है कि जो भी हाईली रिएक्टिव है, यानी जिसके पास ज़्यादा रिएक्शन करने की कैपेसिटी है, वही दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने इन दोनों को रिप्लेस किया। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस वाले को रिप्लेस कर सकता है, पर कभी भी लेस ज़्यादा वाले को नहीं कर सकता। Now you can understand why there are no displacement reactions in beakers D and E also. अब आप समझ गए होंगे कि बीकर D और E में कोई भी displacement reaction क्यों नहीं होगा। Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, आयरन और कॉपर? तो अब आप एक टेबल भी बना सकते हो कि सबसे ताकतवर जिंक है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक, फिर Fe यानी कि आयरन, और लास्ट में है Cu यानी कि कॉपर। तो अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. तो अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि metals को हम क्यों यूज़ करते हैं मशीन्स बनाने में। You are also familiar with the uses of non-metals, और आपको non-metals के uses भी पता है। अब हम देखते हैं यूजेस। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी नॉन मेटल जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लिविंग बींग्स इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में। तो वो है हमारा ऑक्सीजन, वो भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी उसको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा नाइट्रोजन। नॉन मेटल यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी हम यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, यानी जो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं वो भी नॉन मेटल होता है, और जो हमारे पटाखे होते हैं उनमें भी नॉन मेटल ही होता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो अभी तो इतना बुक में दिया है और आप खुद के भी कुछ आपको जो पता है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। I heard that magnesium is found in plants. In what form is it found in them? तो पहेली एक सवाल कर रही है कि मैंने तो सुना है कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स में फाउंड होता है, तो वो किस फॉर्म में फाउंड होता है? तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर बूझो का भी एक सवाल है। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी? तो जो ये बूझो है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है, पर मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो ये आयरन उस मेटल की तरह नहीं है, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी क्लास 7th में आपने पढ़ा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडर वेंट द रिएक्शन, और ये जो नए सब्सटेंस होते हैं ये शुरू वाले सब्सटेंस से एकदम अलग होते हैं। नाउ इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कुछ भी करके नहीं अलग कर सकते, जैसे कि कूलिंग करेंगे तब भी नहीं होंगे, हीट करेंगे तब भी वो नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करेंगे तब भी नहीं होंगे, और उन्हें ही हम कहते हैं एलिमेंट। तो सल्फ़र जो है वो भी एक तरह का एलिमेंट है, और आयरन भी एक एलिमेंट है और कार्बन भी एक एलिमेंट है। इसके बारे में 9th क्लास में आप और पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम, यानी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो कहलाता है एटम। अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ आयरन, यानी अगर हमारे पास एक सैम्पल है एलिमेंट का, यानी Fe का समझ लीजिए है, Fe एलिमेंट का सैम्पल है, तो इसमें सिर्फ Fe के ही एटम्स होंगे। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट, अगर हम उस एलिमेंट में कोई भी फिजिकल चेंजेस करें, यानी उसका साइज़ छोटा करें, शेप कुछ भी करें, पर जो एलिमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी Fe है तो Fe ही रहेगा। For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same of the atom of solid or vapor sulfur, यानी जैसे कि सल्फ़र का एग्जाम्पल लिया गया है, लिक्विड सल्फ़र है, अगर आप इसे गर्म करोगे तो ये वेपर सल्फ़र हो जाएगा, पर फिर भी इसके जो एटम्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सल्फ़र के ही रहेंगे।
Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. वैसे तो हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह के सब्सटेंसेस हैं, पर एलिमेंट्स की जो नंबर है वो लिमिटेड है. दे आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी सिर्फ 94 नेचुरल एलिमेंट्स यानी जो नेचुरली सर्वाइव करते हैं, जैसे कि O2, N2, ये सब हमने तो नहीं बनाया ना, ये तो पहले ही नेचुरली ऑकर करते हैं. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. और elements को ही हम classify करते हैं metals और non-metals में. और ज़्यादातर जो elements होते हैं वो metals होते हैं और बचे हुए या तो non-metals होते हैं या फिर metalloids. अब metalloids क्या होते हैं? metalloids वो होते हैं जो metals भी होते हैं और non-metals, यानी दोनों की process यानी दोनों की properties show करते हैं. मेटलॉइड्स प्रोसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यहाँ पे लिखा भी है कि मेटलॉइड्स जो होते हैं उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि मेटल की भी और नॉन मेटल की थी. तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है. विश यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.